हे एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो दोस्तों, आज की क्लास में रिवीजन करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट। माइनर में है, लाइट सब्जेक्ट में आता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन तो पूछता है। ठीक है, और मैक्सिमम जनता इसको छोड़ के जाने वाली है कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, 4 साल की डिग्री है, इसको एक क्वेश्चन के लिए क्यों पढ़ने जाएँ, है ना। सबके दिमाग में यही रहेगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो मैं वादा करता हूँ 99% चांसेस है अगर क्वेश्चन बनागा तो इसके बीच में ही आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी पॉपुलर बुक है उसके हाइलाइट्स, ठीक है, जो मेन क्वेश्चन जहाँ से आए उन्हीं चीज़ों को मैंने ऐड किया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन आप दिखाता हूँ तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है नाबार्ड में, और जॉब फॉर्डर के लिए कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। अगर किसी के पास 40 हेक्टेयर की लैंड है तो कितने HP के ट्रैक्टर इस्तेमाल करेगा फार्मर, उसके बारे में क्वेश्चन है। पावर टिलर कब इंट्रोड्यूस हुआ था, डेट वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है। और RPM पूछ रहे हैं किसका, रोटेटरी टिलर का। और वर्किंग कैपेसिटी किसी से पूछ रहे हैं, वॉल्यूम स्प्रेयर का। ठीक है, और ऑफसेट हैरो में कितने नंबर ऑफ गैंग होते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो चीज़ें के बारे में सिर्फ मैंने वही टॉपिक टच किए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, और इस PDF को डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर इसके अलावा भी कुछ रह जाता है कि भाई मैं तो सीरियस हूँ, एग्री इंजीनियरिंग से एक क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ, बहुत सारे लोग छोड़ के जाने वाले पूरा सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चन मिस ना हो तो इसके अलावा भी आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए। जो सेक्शनल मॉक मैंने क्वेश्चन दिए हैं उतने क्वेश्चन आपके पर्याप्त है, कोई नोट्स वगैरह कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना आप कर लेंगे फिर भी काफ़ी है। ठीक है, तो देखते हैं। इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, इस क्लास के बाद मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। और टेस्ट सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्राइस मैंने ड्रॉप कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपने ज्वाइन किया भी अभी कहीं भी, एक बार जरूर चेक कर लीजिए, जो क्वालिटी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बने रहिए, पेशेंस बनाकर इस क्लास को देखिए, और नोट्स वगैरह पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार जो मैं बता रहा हूँ सुन लो, जो भी मैंने सिर्फ हाईलाइट किया हुआ वही चीज़ें पढ़नी है, बाकी और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यहाँ पे हाईलाइट में दे रहे हैं कि जो एवरेज एक इंसान कितना पावर डेवलप कर सकता है, 0.1 HP का, 0.1 HP का पावर एक इंसान डेवलप कर सकता है, एक मानव। ठीक है, एडल्ट मेल की बात हो रही है, बच्चे की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, अगर वो क्लास बहुत स्लो लगे तो 1.5 से चला के देख लेना, कोई टेंशन नहीं है। और यही अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं, अगर जो ब्लॉक होते हैं, मीडियम साइज ऑफ ब्लॉक कैन डेवलप बिटवीन 0.5 to 0.75 HP। ठीक है, इफ़िशेंसी के बारे में बता दिए कि भाई डीजल इंजन की इफ़िशेंसी कितनी वेरीज करती है, लगभग 32 से 38%। ये अच्छे चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के, क्योंकि ये हो गया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है। उसके साथ साथ टिल्ट एंगल और डिस एंगल से क्वेश्चन नहीं बना है, बल्कि ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहती हैं। जो आपका FMP है ना, FMP, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, FMPE, तो ये आपका पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। उसमें पूरी चीज़ पढ़ाई जाती है, ट्रैक्टर वगैरह के बारे में, उनके अलग अलग जितने भी पार्ट्स हैं, उनके सिस्टम, उनके फंक्शन के बारे में। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, ठीक है, इनकी इफ़िशेंसी के बारे में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। याद रखना कि डीजल इंजन की इफ़िशेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, अगर डायरेक्टली परसेंटेज पूछे तो 32 से 38%। ठीक है, अगर पेट्रोल इंजन में कितना वेरीज करता है इफ़िशेंसी, 25 से 32। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कम होती है, डीजल इंजन की ज़्यादा होती है, बस याद रखो। वेलोसिटी की, अगर हमको विंड मिल ऑपरेट करना होगा तो लगभग हमें 5 km/h की वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, अगर विंड मिल अगर कहीं पे लगा तो इतनी वेलोसिटी ज़रूरत पड़ेगा उसको ऑपरेट करने के लिए। और अगर एवरेज कैपेसिटी देखते हैं तो विंड मिल की कैपेसिटी क्या होती है, एवरेज 0.5 HP की 50 HP की रहती है। ठीक है, अगर पावर प्रोड्यूस कितना करता है वो 0.1 से 0.9 HP विथ वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम द 6.4 से 30 km/h। तो ये आपकी वेलोसिटी इतना वेरी करेगा और ये इतना पावर जनरेट करेगा, इसके बारे में बता दिए। 10 ह्यूमन इक्विवेलेंट टू 1 HP, यानी कि 10 आदमी मिलकर 1 HP का पावर जनरेट कर सकते हैं। अगर वही सेम पावर 2 ब्लॉक जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, 2 बैल हैं, 10 आदमी के साथ लगा दो, सेम पावर जनरेट करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? पेयर ऑफ ब्लॉक, यानी कि जो बैल वगैरह नहीं, जो हल वगैरह नहीं जोते थे, तो बस उन्हीं की बात हो रही है। 2 विंड मिल इक्विवेलेंट टू
0 HP। 1 HP का पावर अगर 2 विंडमिल लगा दिए तो 1 HP का पावर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इंजन की बात करते हैं। इंजन से क्वेश्चन आया था पिछले साल, तो इस साल में भी चांस नहीं है। एक डायरेक्ट आपका इक्विपमेंट से पूछ ले, मशीनरी से पूछ सकते हैं इस साल क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक यही क्वेश्चन आया था क्या कि इन कार्बोरेटर टाइप ऑफ इंजन द लिक्विड फ्यूल मिक्सड विथ, ये आई थिंक एयर आपका ऑप्शन में था और बाकी चीज़ें ऑप्शन में थी, ऑयल भी था, वाटर भी था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था, किसी को याद है तो कमेंट में बताइए। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, हाँ ये सब पूछ सकते हैं। मे बी काफ़ी हैवी कॉन्सेप्ट है, इंजन के अंदर की बात हो रही है। पावर स्ट्रोक ऑफ 6 सिलेंडर इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, पावर स्ट्रोक कब डेवलप होगा, कब अकर होगा? आफ्टर 120 डिग्री ऑफ फ्लाईव्हील ट्रैवल। फ्लाईव्हील वगैरह लगे होते हैं, 3D कॉन्सेप्ट है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, सुन लो कि जब भी पावर स्ट्रोक जनरेट कब होगा, कब अकर होगा? 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन में, जब फ्लाईव्हील 120 डिग्री ट्रैवल कर लेता है उसके बाद। ठीक है, अगर यही पूछे इसमें सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन में पावर स्ट्रोक कब जनरेट होगा? 360 डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ फ्लाईव्हील। जब फ्लाईव्हील 360 डिग्री ट्रेवल कर लेता है तो आपका पावर स्ट्रोक जनरेट होता है। तो इसका एक याद कर लो, सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन, और एक इसका याद कर लो 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, 360 और 180 वाला, इन दोनों को याद कर लो बस, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है किसी और की याद करने की। और इसमें पूछ रहे हैं तो द लो स्पीड इंजन हैज़ बिलो 350 RPM रोटेशन पर मिनट। तो इंजन का रोटेशन बता रहे हैं, अगर 350 RPM से कम होगा तो वो आपका लो स्पीड का इंजन होगा। ठीक है, अगर मीडियम स्पीड का इंजन होगा तो RPM कितना होगा? 350 से 1000, और अगर हाई स्पीड का इंजन होगा तो 1000 RPM के ऊपर होगा। ठीक है, रोटेशन पर मिनट उसका स्पीड इंजन के। ओके, और बोल रहे हैं कि जो मोस्टली हमारा ट्रैक्टर होता है वो 1500 RPM पे ही इक्विप्ड होता है, उतने पे काम करता है, ये बोला जा रहा है। और रेशियो दे दिए कुछ, तो स्ट्रोक बोर रेशियो ऑफ द ट्रैक्टर इंजन वेरीज बिटवीन इतना इज अबाउट टू 1.25। याद रखना कि स्ट्रोक बोर रेशियो ऑफ ट्रैक्टर इंजन कितना होता है? 1.25। ठीक है, और इसमें कंप्रेशन रेशियो याद करने की ज़रूरत नहीं है। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट आल्सो नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम, मे भी क्वेश्चन बन सकता है। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट किसको और क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। इस यहाँ पे क्या है? द ट्रैक्टर इज मोस्टली इक्विप्ड हाई स्पीड इंजन। अभी तो हमने देखा कि 1500 पे होता है इसका इक्विप। पुरानी चीज़ें हैं क्या ये सब? हाँ, यहाँ तक तो पुरानी है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्विवेलेंट टू 75 kg मीटर पर सेकेंड इज कॉल्ड हॉर्स पावर। क्या हॉर्स पावर का डिफिनेशन बता दिया। उसके अलावा भी हमको पता है कि भैया जो 1 HP होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ये सब क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, फिर भी अपनी जानकारी के लिए याद रख लो। और यहाँ पे क्या है? 2 स्ट्रोक इंजन है एयर टाइट क्रैंकेस, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन याद रखते हैं कि भैया डीजल इंजन की स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कितने? 0.2 kg पर bhp पर हॉर्स पावर, पर bhp पर हॉर्स पावर। ये HP होता है हॉर्स पावर, ये bhp होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, तो इसमें कंज्यूम करता है आपका डीजल इंजन। ठीक है, 0.2 bhp पर हॉर्स पावर। यहाँ पे आपको इसका भी मिल जाएगा, पेट्रोल इंजन का भी। क्या बोल रहे हैं? 0.29 kg पर bhp पर हॉर्स पावर। तो ये दोनों की स्पेसिफिक कंजम्पशन बता दिए। मतलब कि ये कम खाता है डीजल, पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा खाता है। आपने देखा होगा पेट्रोल की जो बाइकें होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, कम एवरेज देती हैं, बस उसी से अनुमान लगा लो। इंजन सिस्टम में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ये याद रखते हैं कि भैया द एयर फ्यूल रेशियो कार्बोरेटर कितना होता है इंजन का? 15:1। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? हाँ, जैसे हमने अभी देखा जो फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा था, पावर स्ट्रोक जनरेट होता है, तो वहीं पे बात हो रही है कि 2 स्ट्रोक इंजन डेवलप द पावर आफ्टर एवरी रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट वगैरह जानते हैं, जो आपका पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट में एक रॉड लगी होती है, उसके द्वारा ही रोटेशन करते हैं, दोनों साथ साथ मूव करते हैं। ये 3D एनिमेशन है, इंजन के अंदर की बातें हो रही हैं, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर मार के जो बता रहा हूँ सुन लो। देखो, द 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन में यही बातें हो रही हैं कि
पावर डेवलप कब होगा, जब आपका क्रैंकशाफ्ट एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेगा। और यहीं अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं तो आपका क्रैंकशाफ्ट 2 रिवोल्यूशन करने के बाद ही पावर जनरेट करता है। क्रैंकशाफ्ट समझते हैं, जैसे कि ये आपका 1 मिनट मोटा बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। इंजन है, अंदर इसके पिस्टन होता है, ये पिस्टन लगा दिए, ठीक है। और यही रॉड से जुड़ा होता है, यही चीज़ें रॉड से जुड़ी होती है। यहाँ पे एक और ऐसा कुछ डिज़ाइन में बना होता है, ऐसा थोड़ी गलत बना दी मैंने, ठीक है। सर्कल भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। मैं सर्कल बनाता हूँ, ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये जुड़ा होता है एक यहाँ पे, ये उसको बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। ये क्रैंकशाफ्ट जुड़ा होता है, यही मूव करता है, ये देख रहे हैं। तो ये कभी ये वाला जॉइंट नीचे जाएगा, कभी ये कभी ऊपर जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये पूरा का पूरा पिस्टन ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है। ये एक रोटेशन बोलते हैं इसको, मतलब कि जब ये एक रोटेशन करेगा तो ये पूरा, ये भी आपका पिस्टन एक रोटेशन करेगा ऊपर नीचे। अब यही 2 रोटेशन 2 रिवोल्यूशन कर लेगा ये पूरा, मतलब कि ये पिस्टन 2 बार ऊपर नीचे कर लेगा, तो उसे बोलते हैं 2 रोटेशन। तो यही बोल रहे हैं 2 रिवोल्यूशन 1 रिवोल्यूशन, वही बोल रहे हैं बस, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट 1 एवरी टाइम रोटेट करेगा, मतलब हर बार एक रोटेशन पे ही पावर जनरेट हो जाएगा। 4 स्ट्रोक में वो इसको 2 बार रोटेट करना पड़ता है, बस याद रखो यही। 2 है तो 1, 4 है तो 2, बस इससे। और क्या है तो यहाँ पे द वाल्व आर प्रोवाइडेड इन द 4 स्ट्रोक इंजन। हाँ, ये वाल्व का कॉन्सेप्ट अलग है, याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है कि 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व मिलता है। ये ऊपर हमने इंजन दिखाया ना, यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं 2, जहाँ से गर्म हवा और ठंडी हवा आती जाती रहती है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि वाल्व प्रोवाइड होता है इसमें 4 स्ट्रोक में, और पोर्ट प्रोवाइड होता है 2 स्ट्रोक में। और क्या है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन इज़ लो कंपेयर टू डीजल इंजन। हमने अभी देखा थर्मल एफिशिएंसी क्या बोला था, परसेंटेज में आपकी बताया था कितना, 32 से 35 होता है, डीजल इंजन का ज़्यादा होता है, पेट्रोल इंजन कितना होता है 25 से 32 समथिंग था ना। तो याद रखना, वही बोल रहे हैं। तो डीजल इंजन का थर्मल एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन इज लो, डीजल इंजन का थोड़ा ज़्यादा होता है, पेट्रोल इंजन का कम होता है। द 4 स्ट्रोक इंजन गिव हाल पावर देन द 2 स्ट्रोक इंजन, वही कंपेरिजन चल रहा है अभी। और क्या इंपॉर्टेंट है, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। TDC VDC का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हैवी है, वही सब नहीं पूछेंगे, वही पूछ रहे हैं। तो इनलेट वाल्व जो होता है, ऊपर हमने आपको दिखाया ना यहाँ पे वाल्व, ये यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि इनलेट वाल्व ओपन 10 डिग्री आफ्टर TDC मतलब टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर, और BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर। तो इनलेट वाल्व ओपन 10 डिग्री आफ्टर TDC कब होगा, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो जॉइंट है क्रैंकशाफ्ट का जो कनेक्टिंग रॉड है, ये TDC में कब आएगा, जब टॉप डेड सेंटर होगा, तो ये ऊपर आ जाएगा सबसे। अब यही सिनेरियो आप नीचे इमेजिन करो, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा पिस्टन नीचे आ जाएगा, इसको ले देकर नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका BDC होगा, BDC बॉटम डेड सेंटर। तो ये पिस्टन नीचे, ये जॉइंट नीचे, पिस्टन ऊपर, तो आपका पिस्टन ऊपर, ये जॉइंट ऊपर, तो इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। इनलेट वाल्व ओपन 10 डिग्री आफ्टर TDC, जो इनलेट वाल्व होता है TDC के 10 डिग्री, ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, तो ये पूरा 360 डिग्री मूव हो रहा है। तो वही बोल रहे हैं, जब 10 डिग्री मूवमेंट हो जाएगा तो वाल्व ओपन हो जाता है। और कंप्लीट वाल्व ओपन कब हो जाता है, आफ्टर 30 डिग्री आफ्टर BDC, समझ रहे हैं। BDC यानी कि 30 डिग्री, BDC नीचे आया, उसके बाद जब ये 30 डिग्री और मूव करेगा इस तरीके से, ठीक है, तो वहाँ पे बोल रहे हैं भैया कि ये जो है पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत 3D कॉन्सेप्ट है। बस इतना बता दिए कि वाल्व ओपन कब होता है 10 डिग्री आफ्टर TDC, कम्प्लीटली ओपन कब होता है 30 डिग्री आफ्टर BDC, ठीक है। आगे देखते हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन में भी बन सकता, नहीं बन सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे अच्छे से कॉन्सेप्ट है हमारे पास आगे।
ऑयल पंप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इज रन बाय क्रैंकशाफ्ट। तो जो लुब्रिकेशन सिस्टम का ऑयल पंप होता है वो क्रैंकशाफ्ट के द्वारा ही रन होता है। और पूरे सिस्टम में जो ऑयल ट्रांसफ़र होता है वो उसके लिए कितना प्रेशर रिक्वायरमेंट है, 3 kg किग्रा फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतने फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ट्रैक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम, तो ट्रैक्टर ट्रांसमिट करने के लिए कुछ अच्छे उसके पार्ट हैं, जैसे मास्टर क्लच हो गया। ठीक है, मास्टर क्लच के बारे में जानते हैं कि ये क्या करता है, डिवाइस डिस्कनेक्ट द ट्रैक्टर इंजन फ्रॉम द इट्स पावर ट्रेन फॉर द चेंजिंग गियर रेशियो नोन एज मास्टर क्लच। अपने बाइक वगैरह चलाया होगा तो आपको पता होगा कि भाई जब हम गियर बदलने के लिए क्लच दबाते हैं, ठीक है, ताकि पावर कट हो जाए, ताकि हम गियर को चेंज कर पाएँ। बस वही काम है आपका, सेम सिस्टम वर्क करेगा इसमें ट्रैक्टर में। ठीक है, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लुब्रिकेंट आर यूज्ड फॉर द ट्रैक्टर ट्रांसमिशन इज टर्म्ड एज गियर बॉक्स। जो आपको लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के लिए उसको गियर बॉक्स भी बोलते हैं। अब ये सब ट्रैक्टर बनाने वाले जाने। ट्रैक्टर स्पीड इज टॉप गियर वेरीज बिटवीन 18 से 24, याद रख सकते हैं। हालांकि इससे हाईवी भी आ चुके हैं। टॉप स्पीड पे टॉप गियर पे जो स्पीड होती है थोड़ी और भी बढ़ गई है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछे तो ये ऑप्शन याद रखना कि भाई 18 से 24 हमने पढ़ा था। डिफरेंशियल सिस्टम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बनने का चांसेस है। डिफरेंशियल इज द सेकेंड स्पीड रिडक्शन इन यूनिट ऑफ द इन द ट्रैक्टर। स्पीड रिडक्शन यूनिट की बात हो रही है। अब एक तो गियर ब्रेक होता है, दूसरा आपका डिफरेंशियल। इसमें एक डिफरेंशियल लॉक का सिस्टम होता है। अगर हमको बोथ द ड्राइव व्हील, चारों ड्राइव व्हील मतलब कि चारों ट्रैक्टर को अगर मूव कराना हो, कहीं पे कीचड़ में फंस गई ट्रैक्टर हमारी, तो डिफरेंशियल लॉक की मदद से हम उसको चारों ट्रैक्टर को पावर दे सकते, टायरों को पावर दे के वहाँ से निकलवा सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसको आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशियल लॉक हेल्प द डेवलपिंग द फुल ट्रैक्शन ऑन द बोथ ड्रिवेन व्हील। तो पूरा का पूरा ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एक तरीके से डिफ़िकल्ट टेरेन में अगर ट्रैक्टर है तो उसको वहाँ से निकालने की मदद करता है, डिफरेंशियल इसको बोलते हैं। ठीक है, एक तो रिड्यूस करता है आपका स्पीड भी रिड्यूस करता है। और जो आपका पीटीओ स्पीड होता है, पीटीओ स्पीड ऑपरेटिंग अंडर लोड इज़ 540 ±10 या फिर 1000 ±10 RPM। रोटेशन पर मिनट हो रहा है। पीटीओ जो लगा होता है, अगर हमको इसमें ट्रैक्टर की पीटीओ से जोड़ के हमें थ्रेसर चलाना हो गया, रोटावेटर चलाना हो गया, तो हम इसी स्पीड में उसका रोटेशन दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ खास है नहीं, यहाँ से देख लो ट्रैक्टर ड्रॉ बार एंड ट्रैक्शन डिवाइसेस। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो एक बार। ट्रैक्टर इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन यूज आइदर फॉर पुलिंग और पुशिंग लोड और फॉर स्टेशनरी बेल्ट वर्क। बेल्ट वर्क यानी कि भैया ट्रैक्टर खड़ा कर दो, उसके साथ पुल्ली वगैरह जोड़ के आप थ्रेसर चला लो। तो ऐसे ही बोल रहे हैं भैया, पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, लोड उठाने के लिए, उसमें ट्रॉली जोड़कर सामान धोना हो गया, तो ये सब इस्तेमाल के लिए हम लोग ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। ये सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन है। बस अगर डिफिनेशन वगैरह बनता है तो याद रखना, बस ऐसे जानकारी के लिए याद रखो। द साइज ऑफ ट्रैक्टर रियर टायर, ये सब नहीं पूछेंगे। और क्या इसमें, यूजफुल लाइफ ऑफ न्यूमेटिक टायर अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन वुड बी 6000 आवर्स। तो कोई न्यूमेटिक टायर है तो 6000 घंटे अगर चला लिए तो उसको बदलवा दीजिए, वही बोल रहे हैं। मिसलेनियस से क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। थर्मल एफिशिएंसी की बात हो रही है। पेट्रोल इंजन वेरीज 25 से 32 और डीजल इंजन 32 से 35, अभी हमने शुरुआत में देखा था। ऑटो साइकिल इंजन और आपका डीजल इंजन, तो ये आपका थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट है। बस इतना याद रखना, अगर ऑटो साइकिल का इंजन है तो वो हीट को कांस्टेंट वॉल्यूम में लेता है और कांस्टेंट वॉल्यूम में देता भी है। अगर वहीं पर डीजल इंजन रहा तो वो हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे लेता है और देता किस में है, कांस्टेंट वॉल्यूम में। इसका काफ़ी तगड़ा डायग्राम वगैरह भी है दोनों का, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का, उसको जानने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो टू स्ट्रोक इंजन इज़ द इंजन विच साइकिल कंप्लीटेड 1 रिवोल्यूशन द क्रैंकशाफ्ट। अभी हमने पीछे बात किया तो बस वही चीज़ें हैं, 2 1 रिवोल्यूशन, 4 2 रिवोल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर बन सकता है ये क्वेश्चन कि अगर हम 2 स्ट्रोक इंजन में बात करते हैं
जो आपका साइकिल कंप्लीट होता है क्रैंकशाफ्ट का कितना रिवोल्यूशन पे होता है, 1 रिवोल्यूशन पे। अगर वहीं 4 स्ट्रोक इंजन रहा तो जो आपका क्रैंकशाफ्ट का साइकिल कंप्लीट होता है 2 रिवोल्यूशन में, ठीक है। और क्या इसमें, द कैमशाफ्ट रन हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। कैमशाफ्ट आपको समझना पड़ेगा तभी आपको कंपेरिजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद मत करो इसको। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें देख सकते हैं, सिलेंडर आर यूजुअली मेड हाई ग्रेड कास्ट आयरन, ये सब नहीं पूछेंगे। पिस्टन किसका बना होता है, पिस्टन पिन कॉल्ड आल्सो व्रिस्ट अप एंड गगन पिन, हाँ ये बन सकता है, गगन पिन याद रखना, दिमाग में क्लिक कर जाए। गगन पिन किसको बोलते हैं, पिस्टन पिन को, ठीक है। पिस्टन पिन इज मेड ऑफ एल्युमिनियम एंड इट्स अलॉय ड्यू टू लाइट वेट। आपका कांटी मिट्टी बोलते हैं ना, कांती मिट्टी और एल्युमिनियम का बना होता है पिस्टन, उसके मतलब वेट ज़्यादा बढ़े ना, बस उसके लिए। क्रैंकशाफ्ट कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन इनटू द रोटेटरी मोशन ऑफ द फ्लाई व्हील। अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो क्रैंकशाफ्ट होता है हमने देखा कि जो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, पेंडुलम वाला मोशन, ये इसी तरीके से मूव करता है ना, वो क्रैंकशाफ्ट पेंडुलम 360 डिग्री से रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं उसको क्या करता है, पिस्टन के जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को इनटू रोटेशन होता है द फ्लाई व्हील। तो वही रेसिप्रोकेटिंग मोशन आपका जब पिस्टन मूव करेगा ऊपर नीचे तो वही जाके आपका फ्लाई व्हील को मोशन प्रोवाइड करता है, रोटेटरी मोशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद करना है। जो आपका क्रैंकशाफ्ट होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। क्रैंकशाफ्ट गियर आल्सो कॉल्ड हाफ टाइम गियर, ये कोई जरूरत नहीं, याद मत करो, ठीक है। यहाँ पे टिल्ट एंगल है क्या, ये क्या है, कॉमन फेस सीट एंगल ऑफ वैल्यू, नहीं ये नहीं है। आगे है फायरिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं, हालांकि पूछा नहीं गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी याद कर लो कि भैया 6 सिलेंडर इंजन का याद करो, ये सब छोड़ दो, 4 और 12 और 8 का याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर याद सकते हैं आप लोग। काफ़ी अजीब नंबर है, 153624 154623, नहीं याद नहीं होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे, नंबर की तरह याद कर लो, 15 36 24 15 46 23 12 46 53, ये एक ही ऑप्शन मिल गया तो पर भी काम बन जाएगा, ठीक है। फायरिंग ऑर्डर 6 सिलेंडर इंजन क्या होता है, तो इसमें से पैटर्न देख लो आप, 15 15 12 12 15 15 12 12, मतलब कि ट्रिक लगा लो जिससे आपको याद करना हो, ठीक है। ये सब छोड़ दो, 8 12 16 का नहीं याद करना। ये सब क्वेश्चन दिखाया था मैंने आपको, हाँ यहाँ से क्वेश्चन अच्छे हैं, देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। डिबलर इज ए प्लांटर, अगर पूछता है कि प्लांटर को क्या बोलते हैं, डिबलर बोलते हैं, डिबलर को प्लांटर बोलते हैं। डिबलिंग इज सुटेबल फॉर स्मॉल प्लॉट एंड वेजिटेबल क्रॉप, डिबलिंग जो होता है स्मॉल प्लॉट से वेजिटेबल क्रॉप के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीडलिंग बिहाइंड द प्लाउ यूज द वीट एंड बार्ले के लिए सीडिंग बिहाइंड द प्लाउ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। डिस्क टाइप फरो ओपनर्स आर फेवर्ड वेयर कंसीडर द प्लांट डेब्रीज और ट्रैश मल्चेज यूज, जो का डिस्क टाइप फरो ओपनर होता है उसको हम इस्तेमाल करें प्लांट डेब्रीज एंड ट्रैश मल्चेस के लिए। द सीड ड्रिल ड्रॉप सीड इन द कंटिन्यूअस स्ट्रीम, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट इज़ नॉट मेंटेन, ये जो सीड ड्रिल होता है वो गिरते चला जाता है, तो इसलिए हमको अंदाज़ा नहीं मिलता है कहीं पे 2 3 20 साथ में गिर गए। तो वही बता रहे हैं कि सीड ड्रिल जो होता है वो कंटिन्यूअस स्ट्रीम में सीड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें जो प्लांट की डिस्टेंस है मेंटेन नहीं रहती है, बल्कि प्लांटर ड्रॉप द सीड आफ्टर सक्सेसिव इंटरवल, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट इज मेंटेन्ड। समझ गए, सीड ड्रिल और प्लांटर का दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि प्लांट की डिस्टेंस मेंटेन नहीं है, इसमें डिस्टेंस मेंटेन है। सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लाउ इज यूज्ड फॉर द सीड लाइक मेज ग्राम पीस व्हीट बार्ले ड्रॉप इन फरो बिहाइंड द प्लाउ, ठीक है। इन ड्रिलिंग द रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन बट प्लांट टू प्लांट इज नॉट, याद रख सकते हैं आप, अच्छा कॉन्सेप्ट है। सोइंग बिहाइंड द प्लाउ इज कैन बी डन बाय द डिवाइस कॉल्ड मालो बंसा, कोई ज़रूरत नहीं है। चेक रो प्लांटिंग, तो ये जो है चेक रो प्लांटिंग, ये प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस क्या है मेंटेन करके रखता है, एंड दोनों साइड के वीड्स को भी आराम से ये निकाल देता है।
और इसमें और क्या खास है, इधर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, वर्किंग कैपेसिटी पूछा गया तो मे बी एक आध क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सेमी ऑटोमेटिक 2-4 रो पोटैटो प्लांटर कितना होता है, 0.15 से लेकर 0.25 हेक्टेयर पर आवर। हेक्टेयर पर मिनट में पूछ सकते हैं, ठीक है, हेक्टेयर पर डेज में पूछ सकते हैं, वो उनके ऊपर है। अगर आपको याद रहेंगे तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैनुअल राइस प्लांटर क्या होता है वर्किंग कैपेसिटी भैया, फील्ड कैपेसिटी 0.2 से लेकर 0.25 हेक्टेयर पर डे, ठीक है। 8 घंटे काम करा लो आप, 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे ही काम करेगा। तो ये रहता है किसका कैपेसिटी, मैनुअल राइस ट्रांसप्लांटर 0.2 से 0.25 हेक्टेयर पर डे, ठीक है। शुगर केन प्लांटर कैपेसिटी पूछे तो 0.6 हेक्टेयर पर आवर बताना। सीड ड्रेजर इज अ मशीन टू अप्लाई कोटिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग केमिकल टू सीड। ड्रेसर मतलब कि भैया ऊपर से कोटिंग देना किसको, सीड को, बस याद रख लो। फ्लेम गन इज apparatus is killed weed by the flame। फ्लेम गन बस वीड के एक apparatus है जो वीड को किल करता है फ्लेम के द्वारा। और क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट, द रिपर हार्वेस्टर 5 to 8 सेंटीमीटर एबव द ग्राउंड। ये उस पर इसे वर्किंग करता है। जो रिपर हार्वेस्टर होता है वो 5 से 8 सेंटीमीटर ऊपर से कटाई करता है, ग्राउंड के बहुत करीब से काटता नहीं है, उतने ऊपर से वो कटाई करता है। द बाइंडर कट क्रॉप 10 सेंटीमीटर ऑफ द ग्राउंड एंड कैपेसिटी 0.35 हेक्टेयर पर आवर, ठीक है। रीपर बाइंडर कैपेसिटी याद रख सकते हैं 0.35 हेक्टेयर पर आवर का रहता है और ये ग्राउंड से 10 सेंटीमीटर एबव कटाई करता है, ठीक है। और क्या है इसमें, थ्रेसिंग इफिशिएंसी डिपेंड अपॉन पेरिफेरल स्पीड ऑफ द सिलेंडर कॉनकेव, क्लियरेंस, टाइप ऑफ क्रॉप, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द क्रॉप। हाँ, ये सब बेसिक चीज़ें हैं कि भाई थ्रेसिंग अगर कराना है तो पूरा का पूरा गेहूँ आपका सूखा होना चाहिए, स्पीड कितनी है, वगैरह वगैरह चीज़ें मायने रखती हैं। यहाँ पर टिलेज का कॉन्सेप्ट कुछ है, जैसे कि बता रहे हैं कि भैया जो आपका प्राइमरी टिलेज इज ऑपरेशन परफॉर्म ऑन एनी कल्टिवेबल लैंड टू प्रिपेयर सीड बेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन समझ गए। अब इम्प्लीमेंट कौन कौन से होते हैं, मैंने क्लास बनाया हुआ है पिछले साल, उसमें काफ़ी अच्छे समझाया था कि भैया प्राइमरी टिलेज सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट क्या होता है और क्लियरेंस वगैरह जो दिया होता है उसके बारे में, फरो रीच के बारे में, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं उसको अगर आप क्लास देखना है। तो कौन से बता रहे हैं, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म ऑन एनी कल्टिवेबल लैंड टू प्रिपेयर्ड सीड बेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। तो ये जैसा कि आपकी मिट्टी काफ़ी दिनों से पड़ी हुई है, ठीक है, कोई जुताई वगैरह नहीं हो रही है, तो बड़े बड़े ढेले वहाँ से उखाड़ने, तवे वाली मशीन मतलब कि ट्रैक्टर देखा है आपने, मतलब बड़े बड़े तवे लगे होते हैं उसके पीछे, उसके बाद उसको हम लोग जो सीड बेड बनाना होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपका प्राइमरी टिलेज में आ जाता है। सेकेंडरी टिलेज इज़ द लाइटर एंड फाइनल ऑपरेशन। उसके बाद जैसे बड़े बड़े ढेले हैं उसको तोड़ दो, थोड़ा थोड़ा कर जाए, उसके बाद बिल्कुल ढेले को एकदम फाइन करना हो कि भाई बहुत ही छोटे छोटे बनाने हैं। आलू उगाने के लिए हम रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो रोटावेटर किस में आएगा, आपका सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में आएगा। तो बस वही है। तो सेकेंडरी टिलेज इज़ ए लाइटर एंड फाइनल ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज। ये प्राइमरी के बाद होता है सेकेंडरी, समझ गए। मिनिमम टिलेज इज द मिनिमम सॉइल ऑपरेशन टू मीट टिलेज रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड हैरो प्लाउ। क्या बात है, अगर हैरो प्लाउ का डायरेक्ट नाम आता है तो आपका मिनिमम टिलेज में याद रखना किससे कनेक्शन बन रहा है हमारा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा फाइनर, बहुत ज़्यादा मिनिमम सॉइल ऑपरेशन हो रही है। मिनिमम मतलब कि मिनिमम ऑपरेशन हो रही है, बस थोड़ा सा रिक्वायरमेंट मीट कर ले और ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। स्ट्रिप टिलेज इज टिलेज ऑपरेशन इन विच ओनली आइसोलेटेड बैंड्स ऑफ द सॉइल आर टिल्ड। जो आइसोलेटेड बैंड होते हैं सॉइल के, कहीं कहीं इकट्ठे हो गए ढेले ज़्यादा, कहीं पे कम, तो उसी तरीके के बैंड को सॉइल के टिल करने के लिए आपका स्ट्रिप टिलेज का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा ऑपरेशन है। रोटेटरी टिलेज इज टिलेज ऑपरेशन एम्प्लॉयड रोटेटरी ऑपरेशन टू कट, ब्रेक एंड मिक्स द सॉइल। रोटेटरी टिलेज समझ गए, सॉइल का पहले कट करेगा, ब्रेक करेगा, फिर उसको मिक्स करेगा, ये आपका रोटेटरी टिलेज का ऑपरेशन है। मल्च टिलेज इज द ऑपरेशन ऑफ सॉइल इन सच वे दैट plant residue or the mulching material are especially left on the near of the surface।
ठीक है। इसको आई थिंक मल्च टिलेज को कंजर्वेशन टिलेज बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आई थिंक बन भी चुका है एग्जाम में। मल्च टिलेज ऑपरेशन ऑफ द सॉइल सच वे दैट प्लांट रेसिड्यू जो होते हैं और मल्चिंग मटेरियल जो होता है सॉइल के सरफेस पे लेफ्ट हो जाते हैं, तो वही बोलते हैं आपको मल्च टिलेज। ये उखाड़ के फेंकता नहीं, उनका बुरादा नहीं बनाता, समझ गए। और मशीन इन द कम्बिनेशन ऑफ द रिजिड बॉडी हैविंग डिफाइंड मोशन, मशीन का डेफिनेशन बता रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। नॉर्मल प्लाव का डेप्थ याद रखना कि प्लाउइंग अबाउट 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉर्मल प्लाव का डेप्थ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये इस पर स्टार मार्क कर लो, ठीक है दोस्तों, ये स्टार मार्क कर लो, कुछ भी कर लो, याद कर लेना। नॉर्मल प्लाव का डेप्थ 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, हॉरिजेंटल सक्शन इज ए मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन द लैंड साइड एंड द हॉरिजेंटल प्लेन टचिंग पॉइंट ऑफ शेयर। इसके बारे में मैंने कोई थर्ड पार्ट या फिर सेकेंड पार्ट जाके देखना एग्री इंजीनियरिंग का, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, ये एक्सपेंशन कॉन्सेप्ट है, डायग्राम से ही समझ जाएगा आपको। थ्रोट क्लियरिंग इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ शेयर एंड लोअर पॉइंट ऑफ द बीम ऑफ द प्लाव। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेशन दे दिया और पूछ लिया थ्रोट क्लियरेंस है कि हॉरिजेंटल सक्शन के बारे में पूछा रहा है, ठीक है। अगर थ्रोट क्लियरेंस के बारे में पूछे तो क्या होता है कि भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ शेयर एंड द लोअर पॉइंट ऑफ द बीम ऑफ द प्लाव। तो शेयर क्या होता है, लोअर पॉइंट ऑफ बीम क्या होता है, उसके बारे में समझने के लिए डायग्राम दिखाना पड़ेगा, तो उस क्लास में मैंने बताया था, आप समझ सकते हैं। सेंटर पावर इज द ट्रू पॉइंट ऑफ द ट्रैक्टर, तो सेंटर पावर होता है वो ट्रैक्टर का ट्रू पॉइंट होता है। और क्या है इसमें, ये देख लेते हैं थोड़ा सा, टिल्ट एंगल, डिस्क एंगल भी यहाँ पे देखो, ये है आपका डिस्क एंगल इज एंगल मेड बाय द प्लेन ऑफ कटिंग एज ऑफ द डिस्क विद द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल एंड इट्स वेरीज 42-45 डिग्री, ठीक है। स्टैंडर्ड डिस्क का ये आपका डिस्क एंगल है। और टिल्ट एंगल कितना वेरीज करता है, 15 से 25, 42 से 45, ठीक है। डिस्क एंगल 42 से 45, टिल्ट एंगल 15 से 25। अगर डायरेक्टली डेफिनेशन आपको पूछें और उसके बारे में पूछ ले कि भैया अगर ऐसा कोई एंगल हो जो मेड बाय द प्लेन ऑफ कटिंग एज ऑफ द डिस्क एंड द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल इज नोन एज डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल, अगर आपको याद होगा तो आंसर मार्क करें डिस्क एंगल। हालांकि मैक्सिमम चांस है कि आपका एंगल पूछे, डेफिनेशन ना पूछे, होप मैं भी यही कर रहा हूँ। क्राउन क्या है भैया, इज द टॉप पोर्शन ऑफ द फरो स्लाइस, तो ये क्राउन उसी की बात हो रही है। ये क्राउन मतलब कि ये ऐसा बनता है ना, जब कोई खेत जोत के जाता है, ठीक है, आप जोतते हुए दिखेंगे तो ये थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है, ये ऊपर बन जाता है, ये ऐसे ऐसे, ये आपका रिज हो गया, ये आपका फरो हो गया, तो इसी को क्राउन बोल रहे हैं। तो फरो स्लाइस को ही क्राउन इज टॉप पोर्शन ऑफ टर्न फरो स्लाइस, तो फरो स्लाइस का टर्न हुआ पोर्शन, टॉप पोर्शन, उसी को बोलते हैं क्राउन, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। सीड बेड प्रिपरेशन मशीनरी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके बाद इस क्लास को एंड कर देंगे। यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इम्प्लीमेंट के नाम, उनकी वर्किंग कैपेसिटी, और यहाँ पे इक्विपमेंट है, उनका डेप्थ अप कट कितना रहता है, ठीक है। एक बार देख लो थोड़ा सा, 10 मिनट और लगेंगे। सीड बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टिलेज सिस्टम ऑफ द ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इज कॉल्ड टिल प्लांट सिस्टम। मिनिमम टिल इज आल्सो कॉल्ड प्लाउ प्लांट्स मेथड, ठीक है। रिज प्लांट इज द मोस्ट सुटेबल हाई रेनफॉल एरिया, रिज प्लांटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हाई रेनफॉल एरिया। रिज प्लांटिंग किसके लिए सुटेबल है भैया, जहाँ पे ज़्यादा पानी वगैरह हो रहा है। ओके, चीजल प्लाउ आर यूज्ड फॉर द रिड्यूस टिलेज और कंजर्वेशन टिलेज, हाँ ये याद रख सकते हैं, चीजल प्लाउ आर यूज्ड फॉर द रिड्यूस टिलेज और कंजर्वेशन टिलेज, ठीक है। आगे क्या है, टू-वे प्लाउ इज सुटेबल फॉर द टेरेस्ड लैंड फॉर हेली ट्रैक्ट एंड डू नॉट अपसेट द स्लोप ऑफ द लैंड, ठीक है। जबकि टू-वे प्लाउ होता है, मतलब कि हेली ट्रैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू-वे प्लाउ कोई ज़रूरत नहीं याद करनी, टू-वे प्लाउ, यहाँ पे एंगल भी दे दिए टू-वे प्लाउ का। हाँ, ये मोल्ड बोल देख सकते हैं। मोल्ड बोल प्लाउ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सक्शन, ठीक है, सक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरीके से। इसको हम वर्टिकल फेस ऑफ शेयर भी बोलते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या, स्लिप शेयर, उसके अलग अलग टाइप हैं। जो शेयर नहीं होता, जो कटिंग एज जो बोलते हैं,
जो फरो के आगे जो का हिस्सा होता है। जैसे कोई अगर मोल्ड देसी प्लाव देखेंगे तो पहले क्या होता है ना, कैसे बनता है ये डंडा लगा होता है यहाँ पे देसी प्लाव में, ठीक है, और ये ऐसा बना होता है ना, और यहाँ पे एक जॉइंट करके एक लोहे का लगा देते हैं, इसको बोलते हैं शेयर। ये कटिंग एज होता है इसका, जो पूरा जो लोहे का बना होता है यही काटता है मिट्टी को, है ना, तो वही शेयर होता है आपका। तो वही अलग अलग प्रकार के होते हैं, नोज शेयर, साइन शेयर, बार पॉइंट शेयर, उसके बारे में बोला गया है। तो ये सब मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आई थिंक टिलेज का ही कॉन्सेप्ट है, जो हमने पीछे को डिफिनेशन देखा था, एक बार आप देख लेना क्या है, वही सेम चीज़ें हैं। तो ये भी याद कर लो कि मम्मी प्लाव और रीपर बाइंडर का जो वर्किंग कैपेसिटी होता है ये देख लो, यहाँ पे है 0.323 से लेकर 0.35 हेक्टेयर पर आवर। पोटैटो या फिर शुगर केन प्लांटर 0.25 हेक्टेयर पर डे। पावर हैरो सेल्फ प्रोपेल्ड एंड पैडी हार्वेस्टर है तो 1.5 हेक्टेयर पर डे। सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी हार्वेस्टर है तो 0.05 से लेकर 0.1 हेक्टेयर पर आवर। इंजन ऑपरेटर वीडर है तो 3 HP का, तो 0.75 1 HP पर डे। रिस सीडर है तो आपका 1 HP पर आवर, ठीक है। इक्विपमेंट है उनके, डेप्थ ऑफ कट है कि स्पाइक टूथ हैरो है तो 5 सेंटीमीटर का डेप्थ ऑफ कट लगाता है। हैंड हुई है, खुरपी जो है ये आपका 2 to 3 सेंटीमीटर, ज़्यादा डेप्थ नहीं जाता है, इतना रहता है। स्प्रिंग टूथ हैरो है तो इतना सेंटीमीटर डेप्थ कट लगाता है। तो बाकी भी डेप्थ याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक ये था आपका वीडियो एग्री इंजीनियरिंग पे, जो भी टाइम हुआ हो। अगर क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बाकी जो क्लास मैंने बनाए हैं उनको भी लगाइए, और जो हमने अभी टॉप 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था, जितने भी स्कीम्स वगैरह हैं उनसे क्वेश्चन निकाले थे, और जो करंट डाटा API पे उनसे क्वेश्चन निकाले थे एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो आप जाके इसको दे सकते हैं। लाइव कर दिया मैंने टेस्ट सीरीज, जिनके पास ऑलरेडी है आप उनको मिल जाएगा, जिनके पास नहीं है जाके ज्वाइन कीजिए और इसको अपेयर कीजिए, ठीक है। बाकी की भी टेस्ट आपको मिल जा रहे हैं। अब कुछ MCQ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। तो MCQs में पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछ रहे हैं? द फार्म पावर अवेलेबिलिटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर इन 2016-17 टू x किलोवाट पर हेक्टेयर इन 18-19। तो x कितना बढ़ा हुआ है ये बताना है, कि जो हमारी फार्म पावर की अवेलेबिलिटी थी 2016-17 में वो कितनी थी, 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर, उसको बढ़ा के कितनी कर दी गई है। तो अभी का जो करंट का डाटा है 2.49, ऑप्शन नंबर की बी करेक्ट हो जाएगा 2.49 अभी के टाइम पे फार्म पावर की अवेलेबिलिटी मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ हाईएस्ट फार्म मैकेनाइजेशन परसेंटेज में। तो आपका ऑप्शन है इंडिया, चाइना, इजराइल, USA या फिर जापान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, USA के पास अभी सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैकेनाइजेशन इन द कंट्री। अपने देश में, भारत में फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम निकाला, इसका नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMUM के नाम से, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीजिंग द रीच ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म पावर इज़ लो। ठीक है, जहाँ पे फार्म पावर की अवेलेबिलिटी बहुत ही लो है, ऐसे रीजन में फार्म मैकेनाइजेशन को पहुँचाना है, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है उनको फार्म मैकेनाइजेशन उनके पास तक पहुँचाना, ठीक है, ताकि वो भी उसका फ़ायदा ले पाएँ और अपने काम को आसान कर पाएँ। और उसके साथ साथ कस्टम हायरिंग सेंटर को प्रमोट करना है, तो हमने इसका भी आपको जिक्र किया था फर्स्ट वीडियो में, तो पार्ट 1 जाके देखिए, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। टू ऑफसेट एडवर्स इकोनॉमिक स्केल अराइजिंग ड्यू टू स्मॉल लैंड होल्डिंग एंड हाई कॉस्ट इंडिविजुअल ओनरशिप। ठीक है, कस्टम हायरिंग सेंटर को बढ़ावा देंगे, जो भी स्मॉल लैंड होल्डिंग के फार्मर हैं और काफ़ी हाई कॉस्ट से जूझ रहे हैं उनको थोड़ी सी इकोनॉमिक हेल्प मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या आता है कि SMUM स्कीम जो है आपकी, उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है, वो रेट कितने % का रहता है वो आपको बताना है। टू मेक द मशीन्स एंड इक्विपमेंट अफोर्डेबल टू फार्मर, व्हाट फाइनेंशियल असिस्टेंट रेट % ऑफ द कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरीज ऑफ फार्मर टू प्रोवाइडेड अंडर SMUM स्कीम फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनिज्म।
तो ये कितना परसेंट है आपका रेट? अब ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है 40 to 50%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? इन विच ईयर पावर टिलर इंट्रोड्यूस इन इंडिया? कौन से साल में पावर टिलर को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। 1960, 1962, 1963, 1971, 1991। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1963 में इंट्रोड्यूस हुआ था पावर टिलर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछ रहे हैं? अराउंड 75% ऑफ फार्म होल्डिंग बिलोंग्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। व्हाट इज द फार्म होल्डिंग सेमी मीडियम फार्मर? तो इसके बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में आपको डिटेल में बताया था, और जो लोग टेस्ट दिए होंगे उनको सोल्यूशन भी मिल गया होगा। सारे अलग अलग फार्मर के पास कितने फार्म होल्डिंग हैं। तो स्मॉल सेमी मीडियम फार्मर के पास पूछा है, तो उसके लिए कितना? ऑप्शन नंबर बी 2 to 4 हेक्टेयर लैंड रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ रोटावेटर। वर्किंग कैपेसिटी ऑफ रोटावेटर कितनी होती है? 0.5 हेक्टेयर पर आवर, 2.5 हेक्टेयर पर आवर, 5 हेक्टेयर पर आवर, या फिर 4 हेक्टेयर पर आवर, या फिर आपका 3 हेक्टेयर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, 5 हेक्टेयर पर आवर इसकी रहती है। 7वां क्वेश्चन है, फॉर क्रॉप लाइक पिजन पी। पिजन पी लाइक क्रॉप के लिए विच टाइप ऑफ टिलेज रिक्वायर्ड? कौन से टाइप का टिलेज रिक्वायर्ड रहता है? सैलो टिलेज, मीडियम टिलेज, डीप टिलेज, मिनिमम टिलेज, या फिर जीरो टिलेज? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डीप टिलेज। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन द लैंड साइड एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या पूछ रहे हैं? मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन लैंड साइड एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हेन द प्लाउ इज रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज नोन एज। तो जिन्होंने सेकेंड वाली क्लास देखी है, तो आपको हमने हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस और वर्टिकल क्लियरेंस काफ़ी अच्छे समझाया था। तो ये जो क्लियरेंस बनता है आपका लैंड साइड और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में, जब प्लाउ रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल क्लियरेंस या वर्टिकल सक्शन। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी फार्म मशीनरी ट्रेनिंग टेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया आर देयर इन इंडिया? तो कितने आपके फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में? तो हैं आपके 4, और चारों के बारे में आपको डिटेल मैंने बता दिया है। ठीक है, आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ते हैं। इन विच टाइप टिलेज 15 से 30% प्लांट रेसिड्यू लेफ्ट ऑन द सॉइल सरफेस? कौन सी टाइप की टिलेज में 15 से 20% जो प्लांट रेसिड्यू होते हैं सॉइल सरफेस में रह जाते हैं? रिड्यूस टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज, मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज, या फिर मल्च टिलेज? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, रिड्यूस टिलेज में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रेडा के हिसाब से आपको बताना व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ मीडियम डीप प्लॉइंग? जो मीडियम डीप प्लॉइंग होता है, तो प्लॉइंग हम सैलो भी करते हैं, वेरी डीप भी करते हैं, मीडियम डीप भी करते हैं। तो मीडियम डीप का आपको बताना है कितना डेप्थ होता है। 5 से 6 सेंटीमीटर, 10 से 15, 15 से 20, 25 से 30, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 15 से 20 सेंटीमीटर डेप्थ में हम यूज़ करते हैं मीडियम डीप प्लॉइंग में। अगर सैलो की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 सेंटीमीटर, और वेरी डीप या फिर डीप में आपका 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन समझ गए। अगला देख लेते हैं, व्हाट इज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ट्रैक्टर ड्रोन एमबी प्लाउ? 3 बॉटम का पूछा, ये 2 बॉटम का भी आता है, 3 बॉटम का भी है। तो 3 बॉटम के लिए आपका जो ट्रैक्टर ड्रोन एमबी प्लाउ होता है, उसके लिए आपको बताना है कितनी वर्किंग कैपेसिटी होती है। तो उस टेबल मैंने आपको दे दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 2.5 से 3 हेक्टेयर पर डे। अगला है कि भाई अगर हम डिस्क एंगल आपका वेरी करता है 42 से 45 इन स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ, हाउ कैन बी इम्प्रूव द पेनेट्रेशन? स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में आपका डिस्क एंगल पता होगा 42 से 45 डिग्री। ये पूछ रहे हैं कि अगर हम पेनेट्रेशन को इम्प्रूव करना है, पेनेट्रेशन को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द टिल्ट एंगल, बाय इंक्रीजिंग द डिस्क एंगल, बाय डिक्रीजिंग टिल्ट एंगल, बाय डिक्रीजिंग यहाँ पे डिस्क होना चाहिए, यहाँ पे आपका टिल्ट है, यहाँ पे डिस्क बना लो, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें, क्योंकि या तो हमको डिस्क एंगल बढ़ाना होगा या फिर आपका टिल्ट एंगल घटाना होगा। तो ये दोनों तरीके से हम लोग पेनेट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहे हैं?
थिकनेस ऑफ द डिस्क प्लाउ वेरीज बिटवीन, जो डिस्क प्लाउ होता है उसकी कितनी थिकनेस होती है वो आपको बताना है। 2 से 4 mm, 5 से 10 mm, 10 से 15 mm, 15 से 20 mm, 15 से 25 mm। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 से 10 mm वेरी करती है, क्या थिकनेस करती है डिस्क प्लाउ की। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। तो बहुत ही कम लोग को पता होगा इंजन वगैरह के बारे में, क्योंकि BSc में सिखाया नहीं जाता, तो इसको मैं पढ़ाऊँगा आगे वाले चैप्टर में। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में भी दिया हुआ है, आपका नेमरा सुंडा में भी ये है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाफ थ्रू एयर स्टीम क्रिएटेड बाय द फैन इज कॉल्ड एज। स्टीम के थ्रू हम लोग जो चाफ को रिमूव करते हैं, सेपरेट करते हैं ग्रेन से, उसको क्या बोलते हैं? ब्लूमिंग, विंड सेपरेटर, जिनिंग या फिर विनोइंग या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विनोइंग। ठीक है, 17 में क्या दिया है, सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्ट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। जो आपका CFM TTI है, सेंट्रल फार्मर या फिर सेंट्रल जोन फार्म मशीनरी। तो सेंट्रल जोन की बात करें तो आपका बुधनी में जाएगा, और नॉर्थन रीजन में बात करें तो आपका हिसार आ जाता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बात करें तो आपका आसाम में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आ जाता है। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप जाके लेक्चर में देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी गैंग्स आर इन अ टेंडेड डिस्क हैरो। जब का टेंडेड डिस्क एरो होता है उसमें कितने नंबर ऑफ गैंग्स लगे होते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2 गैंग्स लगे होते हैं। इसका इमेज काफ़ी अच्छा मैंने आपको दिया था, जिन्होंने टेस्ट दिया उन्होंने देखा होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट HP पावर रिक्वायर्ड फॉर द पावर स्प्रेयर। तो पावर स्प्रेयर रहता है उसके लिए कितने HP का पावर रिक्वायर्ड होता है? 1 HP, 2 HP, 3 HP, 4 HP या 5 HP। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3 HP का पावर रिक्वायर्ड रहता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच टिलेज इम्प्लीमेंट रिक्वायर मिनिमम ड्राफ्ट पर यूनिट विड्थ। कौन सा इम्प्लीमेंट है पर यूनिट विड्थ जो है बहुत ही कम रिक्वायर्ड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्लांटर। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट है आपका जिसको पर विड्थ जो है बहुत ही कम लगती है। ये था वीडियो दोस्तों, हमने आपको जल्दी से 20 क्वेश्चन करा दिया। आई होप वीडियो पसंद आएगा आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए अपना फीडबैक, अपने दोस्तों के जरूर शेयर कीजिए, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया प्लीज़ जाकर टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तक के लिए धन्यवाद।